नंदिनी ने अपने पिता के मुंह से जो सुना उसे सुनने के बाद वो रोती हुई बोली, पापा, आप कैसे पिता है जो अपनी बेटी का घर बर्बाद करना चाहते हैं, उसके जीवन में कांटे बोना चाहते हैं, उसकी आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। नंदिनी की बातों को सुनकर उसके पिता ने कहा, मैं तुम्हारा घर बर्बाद नहीं करना चाहता नंदिनी, मैं तो तुम्हें इस नरक से निकालना चाहता हूँ। और तुम्हें पता है कि इस नरक की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हें हमने कितना मना किया था कि उस भिखारी के झांसे में मत आओ, लेकिन तुम पर पता नहीं उस भिखमंगे ने क्या जादू कर दिया था। बस पापा बस, अब और नहीं, आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, मेरे पति को कुछ मत बोलिए। नंदिनी की बातों को सुनकर वहां खड़ी उसकी माँ ने कहा, अरे क्यों नहीं कहें उसे, हाँ क्यों नहीं कहें, उसके चलते ही तुम्हारी आज ये हालत हुई है। अरे कहाँ तुम करोड़ों के बंगले में रहती थी और आज देखो देखो तुम इस किराए के टूटे फूटे मकान में रहती हो। अरे जिस बेटी को बिना एसी के नींद नहीं आती थी, वो देखो आज कैसे इस मरियल से पंखे के नीचे पसीने से लथपथ खड़ी है। कल तक तुम्हारी एक आवाज पर दर्जनों नौकर तुम्हारे आगे पीछे खड़े रहते थे। उस लड़की को घर का आज सारा काम करना पड़ रहा है, इस फटेहाल स्थिति में रहना पड़ रहा है। बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चल चल यहाँ से, इस नरक से चल, छोड़ दे उसे, चल। ये कहकर नंदिनी की माँ उसे खींचकर ले जाने लगी तो नंदिनी ने उनका हाथ छुड़ाते हुए कहा, माँ अब यही मेरा घर है, चाहे ये किराए का है, टूटा फूटा है, लेकिन अब यही मेरा स्वर्ग है। मुझे नहीं चाहिए एसी, नहीं चाहिए कार, नहीं चाहिए नौकर चाकर। देखिए मुझे मेरे पति से दूर मत करिए, मैं आप लोगों के पैर पड़ती हूँ। अपनी बेटी के इस बर्ताव पर दोनों गुस्से में अपनी बेटी नंदिनी के घर से निकलकर बाहर खड़ी अपनी चमचमाती कार में बैठे और वहां से निकल गए। ड्राइवर चलो चलो यहाँ से। कुछ ही सेकंड में कार हवा से बातें करने लगी। रोशन अग्रवाल के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख सकता था। पुरानी बातों को सोचते हुए रोशन अग्रवाल अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ महीने पहले की बात है। नंदिनी अपने मोबाइल से अपने पापा को फोन करना चाह रही थी, लेकिन सिग्नल ही नहीं आ रहा था। सुनसान सड़क और रात का खौफ नंदिनी के चेहरे पर साफ दिख रहा था। उफ, क्या करूं, यहाँ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा जिससे मदद मांगू। नंदिनी ये सोच ही रही थी कि तभी 3-4 लड़के उसे अपनी ओर आते दिखे। थैंक गॉड, इन लड़कों से मांगती हूँ मदद। नंदिनी ने अपनी प्रॉब्लम उन लड़कों को बताई और हेल्प करने की बात कही, जिसे सुनकर उन लड़कों में से एक ने बोला कि अरे बिल्कुल मैडम जी, हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? क्या मतलब? नंदिनी की बात सुनकर वो चारों लड़के जोर जोर से हंसने लगे। मतलब ये मैडम जी कि अब हम कोई सोशल वर्कर तो है नहीं कि मुफ्त में किसी की मदद करें। मदद के बदले हमें कीमत चाहिए होती है। ये कहकर उस लड़के ने अपने दोस्त की ओर देखा और उसे आंख मारी। अपने दोस्त के इशारे पर उसने नंदिनी को पकड़ लिया और कहा, हम चारों मिलकर आपकी हेल्प करेंगे। ये कहकर चारों उससे बदतमीजी करने लगे। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों की मदद। बचाओ बचाओ। क्या मैम साहब, क्यों गला फाड़ रही हैं आप? यहाँ इस सुनसान में कोई नहीं आएगा आपको बचाने, इसलिए गले को आराम दीजिए और हमें आपकी मदद करने दीजिए। ये कहकर वे सभी उसके साथ बदतमीजी करने लगे। नंदिनी जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। तभी वहां पर राकेश, जो एक फूड कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था, वो उस रास्ते से गुजर रहा था। उसे तनिक भी देर नहीं लगी ये समझने में कि उन बदमाश लड़कों का इरादा क्या है। उसने अपनी बाइक रोकी और उन लड़कों से भिड़ गया। मैम साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं इन्हें देखता हूँ। राकेश था तो अकेला, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उसे तो बस नंदिनी को उन गुंडों से बचाना था। अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत वो उन चारों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन उन गुंडों से मारपीट के क्रम में राकेश भी लहूलुहान हो गया था। नंदिनी सहमी सी उन्हें देख रही थी। अचानक एक लड़के ने अपनी जेब से चाकू निकाला और तेरे चक्कर में हमारा ये हाल हो रहा है, रुक तुझे बताता हूँ। ये कहकर उसने नंदिनी के पेट में चाकू मार दिया। आह! नंदिनी सड़क पर गिरकर तड़पने लगी। नंदिनी की यह हालत देखकर राकेश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने उन चारों गुंडों को मार मार कर वहीं बेहोश कर दिया। फिर नंदिनी को किसी तरह अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर अस्पताल पहुंचा। इनकी हालत बहुत खराब है, बहुत सारा खून बह गया है इनका। आप तुरंत ब्लड की व्यवस्था करिए, हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। राकेश ने अपना ब्लड नंदिनी को दिया। नंदिनी की जान बच गई। इस बीच राकेश ने नंदिनी के घर वालों को कॉल भी कर दिया था। वो वहां तुरंत आ पहुंचे। वहां उन्हें पता लगा कि राकेश ने नंदिनी की जान बचाई है, तो उसका शुक्रिया कहने की बजाय, ये लो, ये तुम्हारा इनाम। तुम्हें शायद पता नहीं कि तुमने करोड़पति रोशन अग्रवाल की इकलौती बेटी की जान बचाई है। ये कहकर रोशन अग्रवाल ने नोटों की गड्डी राकेश की ओर बढ़ाई, जिसे देखकर, ये क्या कर रहे हैं साहब? मैंने किसी इनाम के लिए आपकी बेटी की जान नहीं बचाई।
जो किया मानवता के नाते किया। अरे रख लो, इतने सारे पैसे एक साथ कभी देखे भी है तुमने? रोशन अग्रवाल की ये हरकत राकेश को बहुत अटपटी लगी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और वो अस्पताल से अपने घर लौट आया। नंदिनी पूरी तरह से ठीक होकर घर तो आ गई, लेकिन राकेश के प्यार में पूरी तरह गिरफ्तार हो गई। जो लड़का किसी अनजान लड़की के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर गुंडों से भिड़ गया, उससे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कौन हो सकता है। नंदिनी ने अपने दिल की बात एक दिन राकेश को बताई, लेकिन उसने कहा, मैम साहब, ये आप क्या कह रही हैं? मेरा आपका कोई मुकाबला नहीं। कहाँ आप महलों की रानी और मैं। राकेश, देखो, जो सच्चा प्यार करते हैं ना, उनके लिए सिर्फ प्यार मायने रखता है और प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। राकेश बार बार इनकार करता रहा, लेकिन नंदिनी ने हार नहीं मानी। आखिर सच्चे प्यार की जीत हुई। राकेश ने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। नंदिनी ने घर वालों को ये बात बताई तो वो नहीं माने। आखिरकार दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। करोड़पति सेठ रोशन अग्रवाल को ये बात बहुत नागवार गुजरी। वो किसी तरह से अपनी बेटी की जिंदगी से राकेश को बाहर फेंकना चाहता था, इसलिए शादी के कुछ दिनों बाद वो अपनी पत्नी के साथ नंदिनी के घर गया था। नंदिनी ने तो हमारी बात आज भी नहीं मानी। मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। अगले दिन ही उसने नोटों से भरा 2 बैग लिया और राकेश के पास जा पहुंचा। देखो, पूरी जिंदगी तुम काम करोगे, फिर भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। इसे लो और मेरी बेटी की जिंदगी से दूर चले जाओ, बहुत दूर। साहब, आपने मुझे अब तक नहीं समझा। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं। नंदिनी मेरी पत्नी है। मालूम है मुझे कि मैं कम कमाता हूँ, लेकिन साहब, मैं पूरी मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, रात दिन मेहनत करूंगा और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। मैं उसे हर वो चीज देने की कोशिश करूंगा जो आप देते थे। साहब, मुझसे सब कुछ कहिए, लेकिन कागज के टुकड़ों के बदले नंदिनी को छोड़ने की मत कहिए, मत कहिए साहब। राकेश की बातों को सुनकर रोशन अग्रवाल को पहली बार लगा कि उससे गलती हो गई है। उसकी बेटी के लिए राकेश से अच्छा कोई लड़का नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो बेटे, माफ कर दो। मैं सच में एक ऐसा बाप हूँ जो पैसों के घमंड में आकर अपनी बेटी का घर तोड़ने चला था। मुझे माफ कर दो। रोशन अग्रवाल की बातों को सुनकर राकेश ने उसे गले से लगा लिया। कविता अपनी सास सुजाता के साथ धूप में सड़क किनारे बैठी कई सारी पतंगे बेच रही थी। सवेरे से दोपहर हो गई, पर अब तक हमारी एक भी पतंग नहीं बिकी। माँ जी, हमने आज ही तो दुकान लगाई है, सब्र रखिए, धीरे धीरे ग्राहक आएंगे। बहू, घर में अन्न का एक दाना नहीं है और ऊपर से अजीत और तेरे ससुर जी के लिए दवाई लाने के भी पैसे नहीं है। अब कैसे होगा सब? माँ जी, चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। दोनों काफी समय तक वहीं बैठे रहे, पर उनके पास एक भी ग्राहक पतंग खरीदने नहीं आता। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी कविता और सुजाता सारी पतंगे समेटकर अपने घर चले जाते हैं। कविता अपने गरीब पति अजीत और बीमार ससुर दर्पण और सास सुजाता के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती है। दर्पण एक बीमारी का शिकार बन चुका था, जिसके चलते वो हमेशा चारपाई पर ही पड़ा रहता था और कुछ दिन पहले ही एक सड़क दुर्घटना के चलते अजीत की दोनों टांगे कट चुकी थी, जिसके चलते अजीत से अब कोई काम नहीं हो पाता था। इसीलिए कविता और सुजाता दोनों मिलकर गांव में पतंग बेचने गए थे, पर पहले ही दिन उनकी एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई थी। अब घर में ना अनाज था, ना एक पैसा था। रात का समय। क्या हुआ सुजाता, पतंगे बिकी? नहीं जी, एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई। एक भी ग्राहक पतंग खरीदने नहीं आया। कितना बुरा इंसान हूँ ना मैं। जिस समय मुझे अपने परिवार का सहारा बनना चाहिए, उस समय मैं अपने परिवार पर बोझ बनकर बैठ गया हूँ। पता नहीं कहां से मेरे साथ यह हादसा हो गया और क्यों मेरी दोनों टांगे कट गई। इससे तो अच्छा होता मैं मर जाता। कम से कम मेरे कारण मेरे परिवार वालों को इतनी तकलीफ तो नहीं होती। नहीं जी, आप ऐसा मत कहिए। आपने तो हमारे लिए वो किया है जो कोई नहीं कर सकता। अब होनी को कौन टाल सकता है? आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम अपने परिवार का सहारा बनेंगे। देखना, आज नहीं तो कल हमारा ये पतंग का कारोबार चलने लगेगा और हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। सब मिलकर रोने लगते हैं। देखते ही देखते अगला दिन निकल आता है। तभी सुजाता और कविता दोनों फिर से सारी पतंगे लेकर गांव में आती हैं। दोनों अपनी सारी पतंगे वहां सड़क किनारे बिछा देते हैं और उन्हें बेचने बैठ जाते हैं। तभी थोड़े समय बाद अचानक तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे बहू, बारिश शुरू हो गई। जल्दी जल्दी अपनी पतंगे समेट, वरना बारिश के पानी से सारी पतंगे फट जाएगी।
कविता जैसे ही पतंगे समेटने लगती है तभी बारिश इतनी जोरदार हो रही थी कि 1 सेकंड में ही सारी पतंगे पानी में भीगकर फट जाती हैं। ये देखकर कविता और सुजाता दोनों उदास हो जाते हैं। तभी वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। ये सब क्या हो गया? अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? बहू, हमारी तो सारी पतंगे फट गई। क्या करें माँ जी, लगता है हमारा भाग्य ही खराब है। क्यों हम गरीबों के साथ ही ऐसा हो रहा है? क्यों हमारे जीवन में इतने दुख लिखे हैं? बड़ी मुश्किल से तो हमने पाई पाई जमा करके ये कारोबार शुरू किया था और वो भी 1 सेकंड में बर्बाद हो गया। अब क्या करेंगे बहू हम? अब हमारा गुजारा कैसे होगा? दोनों रोते रोते ही बारिश के पानी में भीगते हुए वहां से पैदल अपने घर की ओर जाने लगते हैं। तभी कविता की नजर सामने सड़क पर पड़ी। एक कागज की पतंग पर पड़ती है जो बारिश के पानी में भी बिल्कुल सूखी थी। ये देखकर कविता और सुजाता के होश उड़ जाते हैं। तभी कविता उस पतंग को उठाती है तो उस पतंग का एक हिस्सा भी पानी से गीला नहीं था। जितना बारिश का पानी उस पतंग के ऊपर गिर रहा था, उस पानी से वो पतंग गीली ही नहीं हो रही थी। वो ऐसे ही सूखी हुई थी जैसे धूप में हो। अरे बाप रे, ये कैसा चमत्कार है! देखिए माँ जी, इस कागज की पतंग के ऊपर इतना पानी गिरने के बाद भी ये पतंग गीली नहीं हो रही। इस पर तो पानी का कोई असर ही नहीं हो रहा है। हाँ बहू, इस कागज की पतंग पर तो बारिश के पानी का कोई असर ही नहीं हो रहा। ये तो पानी में भीगी नहीं रही। इसका कागज तो बिल्कुल सूखा है। पर ये कैसे हो सकता है? दोनों उस पतंग का चमत्कार देखकर दंग रह जाते हैं। तभी कविता उस पतंग को लेकर अपने घर आती है और अजीत और दर्पण को उस पतंग के चमत्कार के बारे में सारी बात बताती है। आपको पता है अजीत, बारिश के पानी से हमारी सारी पतंगे 1 ही सेकंड में भीगकर फट गई। पर ये कागज की पतंग इतनी देर तक बारिश में पड़ी रही, पर इसका कागज जरा भी गीला नहीं हुआ। ये तो ऐसी सूखी है जैसे इस पर पानी गिरा ही ना हो। मुझे तो लगता है ये पतंग एक चमत्कारी पतंग है। हाँ कविता, तुम सही कहती हो। मुझे भी लगता है ये पतंग कोई चमत्कारी पतंग है, वरना इतने पानी में तो कोई भी कागज आराम से गीला होकर फट जाता है। सब मिलकर उस चमत्कारी पतंग को चारों ओर से देखने लगते हैं कि तभी अचानक उस पतंग का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है और वो पतंग एक विशाल पतंग के आकार में आ जाती है। तभी उस पतंग से कई सारी छोटी छोटी पतंगे निकल आती हैं। ये देखकर चारों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? इस पतंग से इतनी सारी पतंगे कैसे निकल रही हैं? तभी उस जादुई विशाल पतंग से आवाज आती है, कविता, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई पतंग हूँ। गरीबों और मजबूरों की मदद करने के लिए ही मैं बनी हूँ। तुम अपने परिवार के लिए इतना संघर्ष कर रही हो। तुम्हारा यही संघर्ष देखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ ताकि मैं तुम्हारे जीवन को खुशनुमा बना सकूं। अब मैं तुम्हें इसी तरह से अपने अंदर से कई सारी पतंगे निकाल कर दूंगी। तुम इन्हें ले जाकर गांव की दुकानों में सस्ते दामों में बेचना। इससे तुम्हारी कमाई भी कहीं ज्यादा होगी और तुम्हारे पास पतंगों की कभी कमी भी नहीं रहेगी। बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर तुमने कभी 1 रुपए की भी लालच किया तो मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उस जादुई पतंग को बात करता देख और उसकी ये बातें सुनकर चारों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो जादुई पतंग अपने जादू से उस घर में कहीं सारा राशन भर देती है, जिसके बाद सुजाता और कविता खुशी खुशी घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और अगले दिन सारी पतंगे लेकर वो गाँव में आते हैं और गांव की एक एक दुकान में वो पतंग सस्ते दामों में बेचते जाते हैं। गांव के दुकानदार भी इतने सस्ते दाम में देखकर कविता और सुजाता से वो पतंगे खरीदने लगते हैं। एक ही दिन में दोनों की सारी पतंगे बिक जाती हैं और उनकी 5000 रुपए की कमाई हो जाती है। रात का समय। देख अजीत बेटा, एक ही दिन में हमारी कमाई 5000 रुपए की हुई है। माँ, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तभी कविता उस जादुई विशाल पतंग से फिर से कई सारी पतंगे मांगती है, जिसके बाद कविता हर दिन सुजाता के साथ गांव में जाती थी और कई सारी पतंगे गांव के दुकानदारों को बेच आती थी। इस तरह कई दिनों तक चलता रहा। सुजाता और कविता के पास अब इतना पैसा आ चुका था कि वो उन पैसों से अपना एक खुद का बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। सुजाता और कविता का पतंग का कारोबार अब इतना चलने लगा था कि उनका ये कारोबार आस पड़ोस के गाँव में भी चलने लगा। एक दिन सवेरे सुजाता अपने घर के आंगन में आती है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला एक कुलदीप नाम का अमीर आदमी सुजाता के पास आता है। सुजाता बहन, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आप पहले छोटे से किराए के घर में रहते थे और अब इतना बड़ा घर खरीद लिया आपने। ये कैसे? कहीं कोई चोरी वोरी तो नहीं किए ना आपने? अरे नहीं नहीं, ये सब तो हमने मेहनत से पतंग बेच कर लिया है। नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है?
पतंग से इतनी कमाई? वैसे आपके पास इतनी पतंगे आ कहाँ से रही? आप तो कभी पतंग बनाते भी नहीं दिखे। हमें भी बता दो, क्या है वो राज? मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूँ, आप मुझे वो चीज दे दीजिए। अरे बाप रे, 50 लाख रुपए तो हमें वो जादुई पतंग भी नहीं दे सकती। मौका अच्छा है, कुलदीप भाई से 50 लाख रुपए लेकर वो पतंग इन्हें दे देती हूँ। 50 लाख में तो हम अच्छे से अच्छा कारोबार कर सकते हैं। अब सुजाता तो पहले से ही बहुत लालची थी। वो कुलदीप को उस जादुई पतंग के बारे में सारी बात बता देती है। क्या जादुई पतंग? अरे तो आप मुझे वो दे दीजिए ना। आप तो जिंदगी भर भी पतंगे बेचेंगे तो 50 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे। मैं आपको पूरे 50 लाख रुपए देता हूँ। उसके बाद कुलदीप अपने घर जाकर 50 लाख रुपए लेकर सुजाता के घर के बाहर आता है। तभी सुजाता चुपके से अपने घर के अंदर से वो जादुई पतंग ले आती है और जैसे ही कुलदीप को वो पतंग देती है और उसके हाथ से जैसे ही पैसे लेती है, तभी वो पैसे भी अचानक गायब हो जाते हैं और वो जादुई पतंग भी अचानक गायब हो जाती है। ये देखकर सुजाता और कुलदीप दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, वो जादुई पतंग कहाँ गई? अरे मेरे पैसे कहाँ गायब हो गए? दोनों बहुत रोने लगते हैं। तभी सुजाता अंदर आती है और अपने परिवार वालों को रो रो कर सारी बात बताती है। माँ जी, आपको पता था ना वो जादुई पतंग लालची लोगों के पास नहीं रहती। उसने पहले ही कहा था कि अगर तुम कभी लालच करोगे तो वो जादुई पतंग गायब हो जाएगी। आपने 50 लाख रुपए का लालच किया और देखिए वो पतंग हमेशा के लिए गायब हो गई। अच्छा भला हमारा कारोबार चल रहा था, अब वो भी हाथ से चला गया। उसके बाद सुजाता अपने किए पर जीवन भर रोने लगी। किसी ने सच ही कहा है कि जितना मिले उतने में ही खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है।